गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, नेट क्या है। सेकंड क्लास में हमने ये देखा था कि क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए जब हम नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, या हमें नेट का एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करना है तो हमारी माइंड में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। एक देखिए, एक तो आपने देख लिया कि भाई साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काइजिन टेक्नोलॉजी के बारे में, याद है आपको। काइजिन मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में आपको क्या करना है, काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा 19 पेज का जो कोर्स मॉड्यूल है, जो आपका पूरा 6 मंथ का एंटायर सिलेबस है, इसको अगर आप पूरा इकट्ठा लेके पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले ही डर जाओगे। लेकिन अगर आप उसको, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर हमने कहा था कि भाई हमको टोटल क्वेश्चन कितने करने थे, 20-20, याद है 20-20 रूल। तो 40 क्वेश्चन को हमने कितने में डिवाइड किया था, 3 में। अब इन 3 में से मतलब एक पर कितना आया था, 13। और अगर आपको याद हो तो मोटे मोटे तौर पे हमने उसको भी जब सब टॉपिक में डिवाइड किया था, तो ऑन एन एवरेज, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, हर टॉपिक से, सब टॉपिक से सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2। अब ये सुनने में और करने में, दोनों ही चीज़ों में क्या लगता है, काफ़ी आसान लगता है। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, तो अभी तक क्या है, आप ये जान चुके हैं कि नेट क्या होता है, नेट क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए पूरे कोर्स के दौरान। मतलब ये आपका, कुछ स्टूडेंट्स ने 6 मंथ के लिए एनरोल किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने 1 ईयर के लिए किया है। चाहे 6 मंथ के लिए हो, चाहे 1 ईयर के लिए हो, लेकिन जब तक आप इस नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स, आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए काम करने के लिए। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैं आपकी केमिस्ट्री पूरी 100% करवा दूंगा। ये गारंटी मेरी है करके, मैं आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी करवा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये आपके अंदर से होना चाहिए कि हमें सीखना है। केमिस्ट्री तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना हो सके, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर की मतलब मैं आपको जितना पता है उसका 50% बताऊं कि नहीं भाई, पूरा नहीं बताना। एट द एंड ऑफ द कोर्स बी रेस्ट एश्योर्ड कि जितनी नॉलेज मुझे होगी उतनी ही नॉलेज आपको भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपसे छुपाऊंगा या मैं आपको कुछ कम बताऊंगा। जितना मुझे पता होगा मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप मेरे से कितना ग्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ आवर कोर्स। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट ही खराब है, देखिए आप मोटिवेटेड हो, आप इंस्पायर हो, लेकिन आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, तो भी उसका यूज़ नहीं है। लोग कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा। पॉजिटिव सोच सही डायरेक्शन में जब जाएगी तब रिजल्ट आएंगे अच्छे से। तो देखिए, आपने बहुत पहले बचपन में हिंदी में या संस्कृत में आपने एक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सुने होंगे स्टूडेंट्स के, और ये आपके अंदर भी होना अति आवश्यक है। मतलब इट्स मस्ट, इट्स मैंडेटरी, इट्स नॉट ऑप्शनल। याद है आप लोगों ने बचपन में हिंदी में कहीं पढ़ा हो या संस्कृत में पढ़ा हो, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते, किसी को याद है? कोई बता सकता है? अब कह रहे ऑनलाइन है, आप लोग क्या बताओगे, मैं ही बताता हूँ। आप सोच लीजिए कौन कौन से 5 लक्षण हैं विद्यार्थी के जो होने चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा अल्पचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। ये शायद आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। लेकिन बात ये सुनने के बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आपने किया क्या, सुनने में अच्छी लगी, हमने इसका मतलब भी समझ लिया और शायद हिंदी में आपके एग्जाम में आया होगा तो आप पास भी हो गए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो चीज़ें आज भी एज इट इज़ हमारे लाइफ में लागू होती है, मतलब खासकर स्टूडेंट लाइफ में लागू होती है। एक एक करके मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या था हमारा, काक चेष्टा। मतलब काक मतलब समझते हैं क्या होता है? काक, काक मतलब कौआ। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो उस पर आप मत जाइएगा। तो काक चेष्टा मतलब एक स्टूडेंट को कौवे की तरह चेष्टा चेष्टा रखनी चाहिए। चेष्टा मतलब क्या होना चाहिए? प्रयत्न, प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर आपने कौवे की कहानी सुनी हो कि कौवा था, उसको बड़ी प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, तो एक कुएं में गया था, पानी बहुत नीचे था, तो क्या करता था? पत्थर लाता था, एक एक पत्थर करके उस कुएं में डालता था। कब तक डालता गया वो? जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया। क्या सीख मिलती है इससे? काक चेष्टा मतलब आपको हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। आपको एक समय ऐसा लगेगा कि यार कोर्स इतना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा,
कौवे के आप बिल्कुल देखिए, अपनी लाइफ को या अपनी सिचुएशन को आप उससे रिलेट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। आपकी सिचुएशन अभी बिल्कुल उस कौवे की तरह है। इमेजिन कीजिए कि उसको बहुत प्यास लग रही है, उसे पानी पीना है, लेकिन पानी दिख तो रहा है लेकिन एक बहुत नीचे है। आपको भी आपका लक्ष्य तो दिख रहा है, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि भाई हम दो दो क्वेश्चन पर टॉपिक करेंगे, लेकिन आपको लक्ष्य समझ में तो आया है, लेकिन अभी वो लक्ष्य आपको अपनी पहुंच से बहुत दूर दिख रहा है। आपको लगेगा कि आपका कोर्स बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप परेशान मत, आपके अंदर ये चेष्टा होनी चाहिए कि नहीं, हमको छोटे छोटे स्टेप्स में सही ये काम हमको करना है, हमको प्रयत्नशील रहना है। तो एक एक करके आप देखो कितने, मैंने अगर आपको लास्ट क्लास में जो काइजन टेक्नोलॉजी बताई थी, आप खुद सोचो, देखो ये जो कौवा मतलब जो जानवर है कौवा, ये भी काइजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने ऐसा नहीं किया कि पूरे कट्टे पत्थर ला के एक साथ डाल दिए, ऐसा नहीं किया, उसने भी एक एक करके डाला। आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिए, लेकिन आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। आपको आपके अंदर ये चेष्टा होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ये एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, तब आप कर पाओगे। और इकट्ठा करने बैठोगे तो बुरी तरीके से गिर जाओगे और आपका मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आप सोचोगे कि एक दिन में बैठ के पूरा का पूरा, अगर आप सोचो केमिकल काइनेटिक्स निपटा दोगे, ये इम्पॉसिबल है। पूरा का पूरा फिजिकल निपटा दोगे नहीं। डेली की डेली आपकी टारगेट बनाइए, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि डेली की डेली आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन। और अगेन इस 100 क्वेश्चन को भी ऐसा मत देखिए 100 क्वेश्चन डेली, मैंने आपको कहा था कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन को अगर हम 10 घंटे में डिवाइड कर दें तो एक क्वेश्चन मतलब एक घंटे में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन एक घंटे में करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मैंने आपको बताया था एग्जाम में आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, जिसको आपको 3 घंटे में करना रहेगा। मैं तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन 10 घंटे में करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक घंटे में 10 क्वेश्चन करना है। एक घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन सोचोगे एक दिन में करना है, या इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 क्वेश्चन 10 दिन में करना है, मैं बोलूँगा आप 1000 क्वेश्चन करना है 10 दिन में, आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए ये जो लक्षण है विद्यार्थी की, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की, ये आपके अंदर होनी चाहिए। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, और आप ये मत समझिए कि ये सब ओल्ड स्टोरीज है जो हमने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ी थी, ये सब तो हमको पता है, पता है आप सबको। लेकिन बात ये कि आप इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, और जब तक आप ये क्वालिटी आपके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट से मेरा मतलब इम्बाइब नहीं करेंगे, तब तक आप कितना ही पढ़ लो, आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं आ पाएगा निकल के। तो पहली चीज़ क्या है, काक टेस्ट, मतलब कौवे की तरह आपको क्या रहना है, प्रयत्नशील रहना है। कठिनाई कितनी भी कठिन क्यों नहीं दिख रही हो, रास्ता एक कितना ही दूर क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपको अपना काम धीरे धीरे छोटे 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 स्टेप्स में करते रहना चाहिए, एक एक करके, एक एक चैप्टर, एक एक सब टॉपिक, एक एक क्वेश्चन करके, पहले एक क्वेश्चन फिर दो क्वेश्चन, प्रयत्नशील हमेशा रहिए। नेक्स्ट का चीज था बको ध्यान। बको मतलब क्या, बको यहाँ से मतलब क्या है हमारे से, बगुला। बगुला को अगर आपने देखा होगा जो पानी के पास रहता है करके, बिल्कुल ध्यान चित्त रहता है, और जैसी मछली आती है वैसे क्या करता है वो पकड़ लेता है। सेम आपके लिए भी एप्लीकेबल, मतलब आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी अपने सिलेबस का, टाइम फ्रेम का, अपने अपने खुद के मेंटल लेवल का बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक समीकरण आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको, मतलब जैसे वो आपने महाभारत में सुना हुआ ना, अर्जुन को सिर्फ क्या दिखती थी, मछली की आंख दिखती थी। मतलब आपको उस, आपका ध्यान, आपका फोकस बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है, आपको सिलेबस में से कितना पढ़ना है, आपका भी कितना हो चुका है, कितना बचा है, और कितना टाइम फ्रेम आपके पास है। ये सब चीज़ें, मतलब आपके ध्यान में एक एक चीज़ होनी चाहिए, एक एक टॉपिक, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। का चेष्टा पको ध्यान। थर्ड आता है हमारा क्या, श्वान निंद्रा। श्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। डॉग पकड़ लेते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता। आपकी नींद जो है कुत्ते की तरह, सॉरी डॉग की तरह क्या होनी चाहिए। डॉग डॉग को देखा है आपने, सो रहा है, अगर कुत्ता सो रहा है अपनी गली में सो रहा है, आप उसकी गली से निकल जाओ, एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बस एक बार, मतलब कल की क्लास, जैसे अभी तो खैर ऑनलाइन हो गई, जैसे हम रेगुलर बैच में भी जब देखते थे, जब हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स होते थे, बच्चे हमारी क्लास अगर 8 बजे, हमने पहले देखा था, पहले हम 10 बजे से आते थे क्लास, तो मैंने देखा बच्चे 10 सवा 10 पे आ रहे हैं। फिर हमने जब 9 बजे कर दिया, बच्चे 9 सवा 9 पे आ रहे हैं। फिर हमने 8:30 कर दिए, बच्चे वही पौने 9 तक आ रहे हैं। तो क्या होता है, बच्चे मस्त अच्छे से अलार्म लगा के सो जाएंगे। जैसे 9 बजे की क्लास है, 7 बजे का अलार्म लगाएंगे, और अलार्म लगा के बिल्कुल 7 बजे ही उठेंगे, और कभी कभी तो 7 बजे भी नहीं उठते। तो आपकी नींद जो होती है बिल्कुल क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। आपको अलार्म घड़ी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और तुम लोग अलार्म कैसे लगाते हो, सबसे पहले तो यही बात है। पहले हमारे ज़माने में तो मतलब आपको लग रहा होगा हमारे ज़माने में, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय तो हम तो अलार्म घड़ी होती थी। अलार्म घड़ी का अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल कैसे वो भौं 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 करके आवाज़ आती है करके। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो खैर, आई डोंट नो कि कितने लोगों के पास ऐसी घड़ी होगी। आजकल तो लोग, स्टूडेंट्स लोग अलार्म किस में लगाते हैं, मोबाइल में।
और मोबाइल लगा के सो रहे हैं, और जब मोबाइल बजा, और उसमें भी अलार्म कैसे सेट करते हैं, अलार्म वाला अलार्म सेट नहीं करते, मस्त से कोई फिल्मी गाना वो सेट करेंगे, और जैसे ही वो बजेगा 6 बजे, तो आपको क्या लगता है, आपकी नींद भगेगी कि आपकी नींद और आ जाएगी? कौन नींद आ जाएगी? तो तुम लोग पहली बार अलार्म लगा के तो ऐसे तो उठते नहीं हो। 6 बजे का अलार्म लगाया, हाथ मारा, स्नूज करा, फिर उठ जाएंगे, फिर 6 का जब 6:30 हुआ, दोबारा बजा, फिर दोबारा से सुला दी, फिर कर करके 6 बजे का उठोगे 8 बजे। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। स्टूडेंट आप समझो कि आप अपनी अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, और ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड है। एक बार आप ये स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकले, जब आप जॉब करोगे, जब आप कुछ और काम करोगे, फिर आपको उतनी फ्रीडम पढ़ने की या उतनी फ्रीडम आपके अपने करियर को बनाने की शायद ना मिल पाए। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि देखो, आपको लगता होगा, आप एक ही हैबिट बनाओ कि आपको अगर 6 बजे उठना है तो आप 6 बजे उठो बिना अलार्म घड़ी के। आप सोचो बिना अलार्म घड़ी के कैसे? देखो, ये ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। आप अगर आप मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं वो बात नहीं करता जो कि मैं इंप्लीमेंट खुद नहीं करता। आप मुझसे बोलो कि आप मुझे कितने बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, 5:15 बजे उठना है, उठ जाऊंगा बिना अलार्म घड़ी के। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है। लेकिन आप नहीं उठ पाओगे, और ऐसा नहीं कि आप उठ सकते नहीं हो। याद करो, जब आपके 11th या 12th के जब बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, और सुबह अगर आपका 7 बजे से पेपर है, तो आप कितने बजे उठते थे? 4 बजे। उस समय क्या अलार्म लगाते थे? नहीं। या समझो कि आपकी 5 बजे की ट्रेन है, आपको कहीं जाना है, अर्जेंट कोई इमरजेंसी है, जाना है, 5 बजे की ट्रेन है, तब आप 4 बजे का अलार्म नहीं लगाओगे। आपकी नींद अपने आप को लेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि यार नहीं किया तो बस गड़बड़ हो जाएंगी। यहाँ बेटा आपके पास क्या है ना, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, उठ जाएंगे, पढ़ लेंगे, हो गया तो ठीक है इस बार, नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। मतलब यू डोंट फील द अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि यार हमारा नहीं हुआ तो हमारा एक साल खराब हो सकता है। और बहुत से यहाँ पे लगेगा आप लोगों को कि साल कैसे खराब हो सकता है, एग्जाम तो हर 6 महीने में होता है। जब आप सोच के देखिए, एग्जाम तो हर 6 महीने में होता है, रिजल्ट एक दो डेढ़ महीने बाद निकलता है, और जो पीएचडी के लिए एडमिशन होते हैं वो नेक्स्ट सेशन में होंगे। एक बार अगर आपका नहीं होता तो पूरा का पूरा आपका एक साल खराब जाता है। तो ये अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी आप नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि यार ठीक है कर लेंगे। लेकिन जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, आप खुद सोचो, तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कोई आपके आपके पेरेंट्स आपको बोलते नहीं थे कि नहीं बेटा अलार्म लगा के उठो, आप खुद उठते थे और अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ये जो है श्वान निंद्रा, मतलब आपकी जो नींद है वो बहुत हल्की होनी चाहिए। हल्की इन द सेंस मतलब बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतना। और मैं अगर आपको बताऊँ कितनी ज़रूरत है, तो एज अ स्टूडेंट लाइफ 5 से 6 घंटे की स्लीप इज़ मोर देन सफिशिएंट। इवन साइंस तो ये साइंटिफिक रिसर्च ये करती कहती है कि अगर आप 4 से 5 घंटे भी सो, एक नॉर्मल एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी मोर देन सफिशिएंट, मतलब आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर चलिए आप मतलब एक 6 घंटे भी पकड़ लीजिए, बस इससे ज़्यादा तो एक स्टूडेंट को अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये अब तो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले काकचेष्टा कौवे की तरह आपको क्या होना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आपको हार नहीं मानना है। आपको बस क्या करते रहना है, आपको बस चलते रहना है, प्रयत्नशील रहना है। आपको बस ये लगना चाहिए ठीक है यार, आज नहीं बन रहा, कल नहीं बन रहा, परसों नहीं बन रहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे को बनने लगेगा। आपको आपको बिल्कुल वो कौवे की कहानी बिल्कुल आपके माइंड में फ्लैशबैक की तरह कहा जाना चाहिए कि जब तक वो पत्थर डालता रहा, जब तक ये क्या नहीं हुआ, पानी ऊपर नहीं आ गया। ठीक है। दूसरा, बगुले की तरह ध्यान चित होना चाहिए। आपको अपने एम के बारे में, आपको अपने गोल के बारे में, आपको अपने लक्ष्य के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपको अपना टाइम पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, किन लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना सिलेबस बचा, ये जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका। तीसरा, श्वान निद्रा अल्पचा। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह आपकी नींद क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं सोना। बेटा मैं आपसे, मैं एक तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, ये सिर्फ 6 महीने की बात है। 6 महीने तक ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दो। गारंटेड आपकी लाइफ आज जहाँ आप हो उससे कहीं ज़्यादा होगी। आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ कहाँ हो सकती है। वरना ये जो 6 महीने का आराम है, देखो बेटा, मेहनत तो कभी ना कभी आपको करनी पड़ेगी। ये जो 6 महीने का आराम है, अभी आप कर लोगे, लेकिन एक बार जब आप इस लाइफ से निकलोगे, जब आप नॉर्मल एक प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। या तो अभी 6 महीने की दिक्कत झेल लो और लाइफ टाइम आराम करो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। चलिए हम आते हैं। तो ये हो गया हमारा काकचेष्टा, बकोध्यानम, श्वानिंद्र, अल्पचाप। अल्पहारी क्या मतलब होता है अल्पहारी का? कम खाने वाले। अब बोलोगे कि सर, कुछ कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि सर हम तो वैसे ही कम खाते हैं। नहीं बेटा, अल्पहारी का मतलब है कि कम खाने से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी आवश्यकता हो, जितनी भूख हो उतना। अब एक्चुअली क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स जो खासकर मैं उनकी बात करूँ जो हॉस्टलाइट है,
उनके साथ दिक्कत ज़्यादा है। उनके साथ दिक्कत क्या है कि एक तो हॉस्टल का उन्होंने फ़ीस दी होती जो बाहर से स्टूडेंट्स होते हैं, और साथ में मेस की दी होती। मान लो 2-2,500 मेस की दी हुई है। माइंड सेट जो हम बात करें ना माइंड सेट की, एक स्टूडेंट का माइंड सेट क्या रहता है, 2,000 रुपये दिए मेस में, पूरा एक एक रुपये वसूल के आएंगे। तो अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास है, जब रेगुलर क्लास होती तो बच्चों का माइंड सेट ये रहता था मेस के दिए पूरा ब्रेकफास्ट पूरा पेल के खाएंगे, खाना पूरा खाएंगे, मतलब 4 पराठे और आधा किलो चावल बिल्कुल पेल के आते हैं। सही बता रहा हूँ, मतलब 1 रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जितनी आवश्यकता है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपको एक्टिव रखने के लिए, उतना खाना। ये नहीं कि 4 पराठे आधा किलो चावल पेल के आगे करके और फिर क्लास में आकर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जितनी आवश्यकता है आपकी बॉडी की उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काकचेष्टा बकोदहनम श्वान निंद्रा अल्पचा अल्पहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी से क्या मतलब होता है, गृह त्यागी का देखिए, गृह त्यागी मतलब घर से विरक्त होना। घर से विरक्त मतलब देखिए इसका लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि आप सोचो कि घर से विरक्त होना अच्छा मतलब घर छोड़ के जाना। तो कुछ लोग सोचेंगे चलो बोरिया बिस्तर बांधो और घर छोड़ के जाओ तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। गृह त्यागी का मतलब होता है कि यू शुड हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज अभी जैसे ठंड का मौसम आने वाला है, तो आप जो है क्या करोगे, आप बिल्कुल अपने बिस्तर पे रजाई ओढ़ के मस्त चादर तान के तक पीछे तकिया लगा के बैठ पड़ोगे, ये है आपका कंफर्ट जोन। तो इससे आपको बाहर निकलना है। जिस तरीके से आपकी पढ़ाई क्लास में, जैसे जब आप स्कूल में जाते हो, जब आप कॉलेजेस में जाते हो, जैसी पढ़ाई आपकी क्लास में होती है वैसी ही पढ़ाई करनी है। ये भी हम इस पॉइंट को अभी हम एनवायरनमेंट के बारे में और डिस्कस करेंगे आगे। तो गृह त्यागी का मतलब ये होता है कि आपने जो अपने खुद के कंफर्ट जोन बना के रखे हैं, इससे आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके सक्सेस के आगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। और खैर जो लोग हॉस्टलाइट है वही काम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अपने घर से बाहर आ चुके हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट फिर भी कंजीनियल है, मतलब हेल्पफुल है। लेकिन जो लोकलाइट है, जो भी अपने खुद के घर में है, उनको क्या है, सारी सुख सुविधाएं सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या है ना, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है, फोकस कम कर पाता है, ध्यान, वो जो बगले वाले बात है ना ध्यान वाला, वो कम हो पाता है। तो इसलिए आपको घर की सारी चीज़ों से, सारे लफड़े सारे झंझट से दूर रहना चाहिए। मम्मी क्या कह रही हैं, पापा क्या कह रहे हैं, भाई क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों से आपको कट हो जाना है। टोटली आपको एक तरीके से कट हो जाना है, तब जाके आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ ना तो 2014 से मैं नेट की क्लासेस ले रहा हूँ, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने करियर में 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हम अपनी कोचिंग का बात बता रहे हैं, अगर आप इंडिया की कोई से भी कोचिंग ले लो, चाहे नेट की हो, चाहे आपकी नीट की हो, चाहे आपकी आईआईटी की हो, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि केवल 3 टाइप के ही स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे उनके जो नाम है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से मिलते जुलते लिखे हैं। देखिए 3 ही स्टूडेंट्स होते हैं। पहला स्टूडेंट होता है, मैंने ये नाम दिया है लक्ष्य। अभी मैं बताऊंगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, पहला स्टूडेंट क्या होता है, लक्ष्य। दूसरा होता है धीरज। ये क्या है, ये किस किस टाइप के लोग हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा। और तीसरा धूमकेतु टाइप। धूमकेतु एक मूवी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, शायद आप, आई डोंट नो कितने लोगों को आपको पता है। धूमकेतु 3 ही प्रकार के बच्चे होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा, और ऑलमोस्ट हर जगह ही होते हैं। अभी क्या होता है देखो, मैं आपको पहले बता दूंगा कि जो धूमकेतु है ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहली बात, ये इरेगुलर है, कभी क्लास आता है कभी नहीं आता, जब मर्जी आए पढ़ लिया, जब मर्जी आए चला गया, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है। दूसरा, सारी खराब आदतें जो भी एक स्टूडेंट लाइफ में हो सकती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या क्या हो सकती हैं, आप खुद इतने समझदार हो कि क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी खराब आदतें हैं, XYZ। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से ऐड कर लीजिएगा कि कौन कौन सी गलत है। सारी खराब आदतें हैं दुनिया भर की, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी आता है कभी नहीं आता। अब आप सोचोगे कि जब इतनी गलत आदतें हैं और जब इस तरीके का भी अप्रोच है तो आ क्यों रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। भाई पापा ने प्रेशर डाला है, घर वाले बोल रहे हैं कि भैया कुछ कर लो, नहीं तो दुकान खुलवा देंगे, लड़की है तो शादी करवा देंगे, यही तो होता है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर कोई लड़की अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए तो क्या करा देते थे, लड़की की शादी करा देते थे, भाई कुछ नहीं कर पा रही थी। और अगर कोई लड़का कुछ नहीं कर पा रहा था तो क्या कराते थे,
दुकान खुलवा देते थे। तो उस डर से कि कहीं शादी ना हो जाए, कहीं दुकान ना खुलवा दें, चलो भाई नेट की तैयारी कर लेते हैं, कम से कम टाइम फ्रेम मिल जाएगा। तो ये घूम के तो उस टाइप का बच्चा है जो इरेगुलर है, कभी आता है। और ऐसा नहीं है, हमारे हम जब 5-6 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से मैंने देखा है कि इस टाइप अगर मेरे बैच में अगर 30 या 40 बच्चे हैं, तो उसमें से आप ये मान के चलो, अभी मैं इसका परसेंटेज भी बताऊंगा, मैक्सिमम परसेंटेज ये होता है। मतलब आप ये मान के चलो, ये 80% टाइप के बच्चे होते हैं। आपको लग रहा होगा सर इतने ज़्यादा ही है, और ये फैक्ट है। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, अगर वहाँ 100 बच्चे हैं तो 80% बच्चे जो है घूम के तो होते हैं, मतलब अफरा तफरी वाले होते हैं। बस आना है। अब आई डोंट नो कि भाई या तो पापा के पास पैसा बहुत है, या आपके पास उनके पास टाइम बहुत है, वॉट एवर, आई डोंट नो द रीज़न, बट इस टाइप के बच्चे होते हैं। दूसरा बच्चा क्या होता है आपका, किस टाइप का होता है, धीरज। धीरज मतलब धैर्यवान। मतलब एक तो ये रेगुलर है, पढ़ाई में भी रेगुलर है, डेली के डेली जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन भी करता है 6 से 7 घंटे सोता है, कोई बैड हैबिट नहीं है, डेली क्लासेस आता है, रेगुलर रहता है, डेली जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन डेली करता है, मतलब 10 या 15 क्वेश्चन हर घंटे में करता है, 6 से 7 घंटे सोता है, और कोई बैड हैबिट नहीं, मतलब बिल्कुल आराम आराम से काम करता है, मतलब अपने पेस से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई पैनिक नहीं। ये है धीरज। ये जो परसेंटेज होते हैं ना बच्चों के, ये होते हैं 10%। अभी देखिएगा, अभी क्लाइमेक्स आ रहा है इसमें, आप समझिए अभी क्या है अभी। और जो एक और टाइप के बच्चे होते हैं, वो होते हैं आपके लक्ष्य। ये बच्चे कितने परसेंट होते हैं बेटा, ये होते हैं 10%। अब ये क्या होते हैं, ये भी रेगुलर होते हैं, प्रॉपरली, कोई बुरी आदत नहीं होती, नो बैड हैबिट। अब देखिए, सोते सिर्फ 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे सोते हैं, डेली के डेली 200 क्वेश्चन करते हैं, और पूरे 6 मंथ तक करते हैं, 6 महीने तक लगातार सेम। ये तो ये तीनों मैंने आपको प्रॉपर्टीज, और यही 3 बच्चे होते हैं। इसके अलावा चौथी कैटेगरी, चौथी ब्रीड है ही नहीं बच्चों की, मुझे पता है। एक लक्ष्य, एक धीरज, और एक घूम के। अब ये बताओ, 6 महीने बाद जब नेट का एग्जाम होगा और जब रिजल्ट आएगा, किसका सिलेक्शन गारंटीड नहीं होगा, गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा। सही बताया, घूम केतु का। लेकिन एक बात बताओ, घूम केतु का सिलेक्शन नहीं होगा, घूम केतु जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन ना होने का इनको दुख होगा क्या, सोच कर? नहीं। क्यों? इन्होंने तो कभी सिलेक्शन होने के लिए एफर्ट्स किए ही नहीं थे, कभी वो सोच के पढ़ा ही नहीं था कि हमको सिलेक्ट होना है। ये तो किसी और वजह से बस आ गए थे पढ़ने, तो इनको तो खैर कभी दुख होने वाला भी नहीं है। और किसका सिलेक्शन नहीं होगा, धीरज का। इसका भी सिलेक्शन बहुत रेयर है, या ना के बराबर नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, किस बच्चे की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लक्ष्य की। अच्छा एक बात बताओ, ये जो धीरज था, अच्छा ये लक्ष्य, लक्ष्य के सिलेक्शन आपको पता है गारंटीड होगा, मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की किसका होगा, लक्ष्य का होगा। अब मुझे ये बताओ, किसको तो दुख होगा ही नहीं, घूम केतु को। और ऐसे कितने परसेंटेज चाहिए, 80%। किसको दुख सबसे ज्यादा होगा, धीरज को। क्यों? इसने 6 महीने बिल्कुल रेगुलर क्लास अटेंड की थी, आराम से 80-100 क्वेश्चन भी डेली के डेली करता था, 6-7 घंटे सोता था, आराम, मतलब कोई बुरी आदतें भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा दुख होगा इन 10% बच्चों को, जो कि धीरज कैटेगरी में होते हैं। और आप ये मान के चलिए, जिस क्लास में जो जो हमारी क्लास में जो बच्चे आते हैं, ये 10% कैटेगरी जो होती है धीरज की, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। सिलेक्शन सिर्फ होगा किसका, लक्ष्य का। मतलब अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 10%। एंड इट इज़ अ फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे कि 10% सिलेक्शन है। अगर आप देखो कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर 100 बच्चे होंगे, तो उसमें से मैक्सिमम सिलेक्ट जो तो होंगे 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। 1000 बच्चे हैं तो 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे। आप, मैं नाम नहीं ले रहा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई सी भी आप कोचिंग उठा लो, मैक्सिमम आप ये मत पूछो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, वो बोलेंगे हमारे पास तो 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो आप बोलोगे 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए। आप उनसे पूछो कितने में से बच्चे सिलेक्ट हुए, परसेंटेज बताओ, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी।
और उसमें से 80% तो ये घूम के तो इनको तो खैर दुख होना भी नहीं है, दुख होना ही 10% है ना। आप डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, घूम केतु कैटेगरी में आते हो, धीरज में आते हो कि लक्ष्य में आते हो। और आपको बनना क्या है, आपको लक्ष्य बनना है, आपको धीरज नहीं बनना। घूम केतु है तो फिर बात ही अलग है ना, लेकिन आपको धीरज नहीं बनना बेटा, आपको लक्ष्य बनना है, उस कैटेगरी में फॉलो करना है। और इसके लिए वो जो 5 क्वालिटीज़ जो मैंने आपको अभी बताई वो होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है, तो ये इतनी बातें हमने करी कि 3। तो आप हमेशा माइंड में ही रखिए चलिए कि आपको जो बनना है वो क्या बनना है, आपको लक्ष्य बनना है। और लक्ष्य बनने के लिए ऑलरेडी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए थे वो मतलब मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एज ऑफ एट द लेवल ऑफ माइंड लेवल पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग, ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है। तो आपको एक लॉ होता है, एक यूनिवर्सल लॉ है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और बिलीव कीजिए ये बहुत ही तगड़ा लॉ है नेचर का। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अगर आपने देखा होगा कि लोहा है, उसके सामने अगर आप एक चुंबक लेके आओ तो अपने आप पे क्या जाता है, चिपक जाता है। इसी तरीके से खैर ये भी हम जब क्वांटम में आएंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि अगर इतना तो खैर सब आपको सब पता होगा कि जो जितने ह्यूमंस होते हैं, जितने भी लिविंग चीज़ होती हैं, ये बेसिकली है क्या। थोड़ा सा अगर हम आध्यात्मिक उसमें अगर हम जाके बात करें, या जनरली आध्यात्मिक या जनरली साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि बेसिकली अवर बॉडी इज नथिंग बट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो आप मानते हो ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, जस्ट अ एनर्जी। और इस पूरे यूनिवर्स में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाके सोचोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लाइव भी इंटरेक्ट करता हूँ या आप अपने मम्मी से भी इंटरेक्ट करते हो, जब आप अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हो, तो बेसिकली व्हाट इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस माइक्रो लेवल पे, इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी। और जब एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यही है ना क्वांटम। या अगर आपने देखा होगा व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम चीजें ये हमारे साथ भी होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब जैसा आप सोचते हो, तो आप जो सोच रहे हो, आपके जो थॉट्स हैं वो भी एक तरीके के क्या है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन। आपके जो थॉट्स हैं ये एक तरीके की क्या है, आपकी एनर्जी। ये थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जाके बात कर रहा हूँ, इसका हमारी केमिस्ट्री से रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आप इसको अगर अप्लाई करना सीख गए, आप इसकी शक्ति को, इसकी पावर को समझ गए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक, गारंटेड सिलेक्शन है आपका। हमेशा हर जगह ना केमिस्ट्री का होना, देखो केमिस्ट्री तो क्या है, बहुत सारे लोग पढ़े होते हैं, एमएससी किए होते हैं ना, केमिस्ट्री बहुत को लोगों को पता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है ना। उसके लिए जो माइंड लेवल पे चीज़ें काम करती हैं ना, इसलिए तो इतना मैं इसलिए आपको इन डेप्थ डिस्कशन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। नहीं तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं मुझे क्या है, मतलब डायरेक्ट अपना टॉपिक पढ़ाऊँ। आपने मुझे फीस इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी ना दी है, आपने मुझे तो फीस किसके लिए दी है, कोर्स के लिए दी है। बट मैं आपके कोर्स लेवल से थोड़ा हट के बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पहले क्या कर रहा हूँ, पहले जैसे कोई आप एक बिल्डिंग बनाते हो ना, तो ऐसा थोड़ा ना सीधे ईंट पत्थर लेके आप स्टार्ट हो जाओगे बनाना। सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी उसकी बुनियाद, नींव, बेस जैसे कहते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपका बेस बना रहा हूँ। तो देखिए थॉट्स मैंने आपको कहा ये क्या होते हैं आपके, ये आपके एनर्जी होती है ना। और एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो, एक होती है पॉजिटिव, सॉरी, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है नेगेटिव एनर्जी। ये दो थी। अब जैसे आप दो दो ही चीज़ें सोचोगे ना, या तो आप अपने जो आप कर रहे हो या जिस पर्सन से, मैं ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड है, ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट वट एवर यू डू इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो या जो कुछ भी चाहते हो, सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और एक यूनिवर्सल लॉ है, देखिए हर जगह हम केमिस्ट्री में या साइंस में पढ़ते हैं कि हर लॉ का क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन ये एक ऐसा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ये दिस लॉ इज वैलिड विदाउट एक्सेप्शन व्हाटसएवर। तो देखिए थॉट्स बेसिकली जो हम सोचते हैं वो क्या है, एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया। और एनर्जी कितने टाइप की होती है, दो, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो दो ही चीज़ें सोचोगे ना, या तो आप अपने कोर्स के बारे में या अपने सिलेक्शन के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, आपको फील आएगा कि यार नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव सोचोगे या तो नेगेटिव सोचोगे। जिन लोगों से मिलोगे वो भी दो टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव लोग होंगे, हमेशा कैसी बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे, इंस्पिरेशनल बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। और या तो किन लोगों से बात करोगे, नेगेटिव, देखा होगा आपने
कुछ लोग अगर आप जाओ तो बिल्कुल एक शक्ल देख के ही मनुष्यत छा जाती है, होता होगा ना, आप किसी लोगों से मिलते होगे अब देख के ही माहौल खराब हो जाता है, मतलब किसी किसी की तो शक्ल कहते हैं ना मनुष्य जैसी, मतलब मनुष्यत में फैलो होती है। जब भी आप उनसे मिलोगे हमेशा वो नेगेटिव कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम बोलेंगे, अरे यार मेरे साथ आज ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये है, मेरे को तो ऊपर वाले ही शायद कोई मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो लोग भी पॉजिटिव होते हैं, लोग भी नेगेटिव होते हैं, थॉट्स भी पॉजिटिव होते हैं, थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। आपके एक्शन सोचो वो भी दो ही होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। या तो आप किसी का भला करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे पॉजिटिव, या तो कुछ गलत काम करोगे नेगेटिव काम करोगे। तो एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। अब आप सोचो जरा एक चीज देखो, थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री इतना तो पता ही है ना कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे एक एनर्जी एनर्जी बेसिकली, अगर और थोड़ा सा इसको हम डीपर लेवल पे समझे, एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट अ फॉर्म ऑफ वेव। एक वेव ही तो है, एक तरंग ही तो, जो आप सोचते हो आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, जो आपके जा रहे हैं, वो क्या है, एक तरीके से वेव है। और ये वेव आपके माइंड से जब निकलती है तो कहाँ ट्रेवल करती है, स्पेस में। और ऐसी एक वेव तो नहीं, ऐसा एक थॉट तो नहीं आप, साइंस ये कहती है कि आप एक सेकेंड में 100 थॉट सोच लेते हो। सोचो ये, तो इतनी सारी वेव्स स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं। थॉट्स अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो अब जरा सोचो हुआ क्या, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। आपने मान लो कोई चीज़ पॉजिटिव सोची, आपने सोचा यार मेरा है ना, मेरा तो गारंटेड इस दिसंबर वाले नेट में गारंटेड सिलेक्शन होगा, ये आपने सोचा, ये आपका थॉट है। ये वेव कहाँ गई, स्पेस में। अच्छा ये तो मानते हो ना कि ऐसी सोच रखने वाले और भी बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, उनकी थॉट्स की वेव्स भी स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं। फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ना, इंटरफेरेंस, पढ़ा है? मैं कुछ, आपको लगा होगा मैं कोई धार्मिक बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, बट इसका बेस साइंस ही है ना। इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको क्या लगता है, आपने जो सोचा कि आपका सिलेक्शन होगा या हो जाएगा इस बार, और जिस दूसरे ने सोचा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये जो दो वेव्स आपस में जब मिलेंगी तो किस प्रकार का इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके वेव की इंटेंसिटी I1 है और दूसरे वेव की इंटेंसिटी, दूसरे वाला जो पर्सन है उसकी इंटेंसिटी I2 है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आफ्टर इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट विल बी I1 माइनस I2 और I1 प्लस I2। बताइए, I1 प्लस I2 मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब आपको क्या लगता, डबल हो जाएगी मतलब दिस इज 2 की पावर 1, तीन लोग मिल गए तो इट्स इट्स नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बेसिकली ऐसा चलता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। दो लोग मिले, एक वेव, दो वेव, 2 की पावर 1। चार लोग मिले, 2 की पावर 2। आठ लोग मिले, 2 की पावर 3, इस तरीके से। तो ऐसा तो है नहीं ना, दो चार आठ लोग हैं, आप सोचो कम से कम 100 लोग तो होंगे, 100 लोग तो होंगे, तो 2 की पावर 100, कितना ज्यादा ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके इसकी जो पावर है कितनी ज्यादा एम्पलीफाई करती है। और रहेगा कहाँ ये थॉट्स, स्पेस में। और कभी ना कभी स्पेस आपका माइंड अट्रैक्ट करेगा। और ये चीजें होती है ना, कहते हैं ना कि देखो, एक ही चीज कहते हैं ना लाइक, मतलब उसमें होता है जैसे केमिस्ट्री में एक चीज होती है प्लस, प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, माइनस, लेकिन ये केमिस्ट्री में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसा आप सोचोगे ना आप वैसे ही चीजों को क्या करोगे, अपने प्रति अट्रैक्ट करोगे। एंड बिलीव मी इट हैपेंस, होता ही है। आपने नहीं देखा कि अगर आप कभी किसी लोगों से मिलो तो या कभी आप किसी पार्टी में गए, आपने कभी पता नहीं देख, आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, कभी आप किसी पार्टी में गए तो किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, तो होता है ना कि भाई कोई, वो अनजान है आपके लिए, आप उसे पहले से नहीं जानते, लेकिन मिलकर ही आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है कि मतलब, और आप 5-10 मिनट बातें करते हो तो बिल्कुल इतना फेमिलियर हो जाते हो, ऐसा लगता है कि आप अनजान थे ही नहीं। होता है ना ये चीज़, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है और आपकी जो एनर्जी है वो सेम लेवल की है, और वो मिली, इंटरफेयर हुई, और एक पॉजिटिव इंटरफ्रेंस हुआ, और उसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा कि उसको भी अच्छा लगा, तो आपने बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सेम ही चीज़ नेगेटिव वालों के साथ होती है, आप पॉजिटिव हो लेकिन आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलोगे, या किसी, आपने देखा होगा कभी आप ऐसे इंसान से टकराते हो, अगेन आप जानते तो हो नहीं, लेकिन जैसे आप 10-15 मिनट बातें करते हो आपको लगता है कि यार यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ, इससे बात करने का मन नहीं, मतलब होता है किसी किसी तो शक्ल देखने का मन नहीं करता, जबकि उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में डिफरेंस हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस जैसा थॉट आप रखोगे, चाहे आप अपने स्टडीज़ के प्रति रखो, चाहे आप अपने किसी रिलेशन के प्रति रखो, चाहे आप अपने किसी
फ्रेंड्स के प्रति रखो, चाहे आप अपने किसी काम के प्रति रखो, आप सेम चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। ये एक एग्जांपल से उन्होंने कोट किया था कि, और ये एक्चुअली है वर्क। आपने आपको पहले ही कहा है, देखिए ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। आप ही मत सोचो कि मैं कोई फिलोसफिकल बातें करूँ, नहीं, फिलोसफिकल नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली प्रूव चीज़ है। एक पर जी, ये जो बुक है, इस बुक का भी नाम बता देता हूँ, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। सीक्रेट करके बुक है, द सीक्रेट करके बुक है, चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक, बट आई डोंट सजेस्ट अभी आप इस लेवल पे परचेज करो। इस बुक में एग्जांपल दिया था कि पर्सन के पास एक एनवेलप आता है, एक एनवेलप आता है, और एनवेलप खोलने से पहले पहला पर्सन सोचता है कि यार इसमें मेरा बिल होगा, यार क्रेडिट कार्ड का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, ये सब होता है। जब खोलता है तो उसमें एक्चुअली बिल होता है जो उसको पे करना होता है। और दूसरा इंसान वही, जब एनवेलप उसको मिलता है तो सोचता है इसमें मेरा चेक आएगा, कोई बोनस का, किसी का। और जब वो खोलता है तो एक्चुअली चेक आता है। पहली बात तो मुझे भी लगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है ना। बट जैसे जैसे मैं इस चीज़ पे डीपर लेवल पे गया, मैंने इस चीज़ों को समझा, फील किया, एनालाइज किया, तो मुझे लगा नहीं यार ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपका काम क्या है, आप डेली की डेली सबसे पहले आप आपका जो एम है उसके प्रति हमेशा क्या सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप अपने माइंड में जो इमेज बनाओ, आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप उस चीज़ को सोचो कि आपका इसी दिसंबर में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा एक दिन नहीं करना है, डेली के डेली करना है। काइजन टेक्नोलॉजी डेली के डेली करना है। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप नेगेटिव हुए, आप सोचो आपने ऐसे 1000 लोगों की नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और फिर वो चीज़ें एम्पलीफाई हो जाएंगी। आप 5 मिनट नेगेटिव सोचोगे, आपका 1 घंटा बर्बाद चला जाएगा। होता है कभी कभी, अगर आपने इस चीज़ को फील किया हो तो। 10 मिनट आप नेगेटिव सोच लो, या आप नेगेटिव सोचो, आप किसी इंसान से या किसी इंसान की 10 मिनट बुराई कर लो, किसी भी इंसान की 10 मिनट बुराई कर लो, आपकी एनर्जी एकदम लो फील हो जाए, आपको मतलब आपकी एनर्जी ऐसा लगेगा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो, खत्म हो। होता है कि नहीं होता? क्यों हो गई? आपको 10 ही मिनट बात की, और किसी 10 मिनट से किसी अच्छी बात करो, किसी की तारीफ कर दो दिल खोल के, मतलब दिल से, चापलूसी करने को नहीं कह रहा, दिल खोल के किसी की तारीफ कर दो, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ मोटिवेशनल बात करो, तो आपको नहीं लगेगा आपकी बॉडी पूरी चार्ज अप हो गई? आपको लगेगा ये कहाँ से एनर्जी आ गई? क्यों? आपने जब जैसे किसी की तारीफ करी तो आपने क्या क्या किया, एक पॉजिटिव एक्शन दिया, पॉजिटिव थॉट्स जनरेट किए। ये पॉजिटिव थॉट जब इसमें जाएंगे तो 1000 पॉजिटिव थॉट्स को इकट्ठे अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही चीज़ जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो, तो फिर चीज़ क्या होती है, नेगेटिव थॉट आते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। पूरा खेल बेटा एनर्जी का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा सोचो तो अच्छा सोचो, हमेशा करो तो अच्छा करो। ये चीज़ हमने मॉरल साइंस में पहले पढ़ी होंगी, आपको लग रहा है मैं मॉरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, मॉरल साइंस नहीं पढ़ा रहा। पहले ये सारी चीज़ें आपने करी होंगी, लेकिन बात ये इम्प्लीमेंटेशन की। आपको ये हमेशा, तो ये अपने दिमाग में बिठा लो हमेशा ये चीज़ कि हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, विजुअलाइज करना है। सिर्फ सोचने भर से तो होगा नहीं ना सिलेक्शन। जब आप पढ़ोगे, जब आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसमें भी पॉजिटिविटी बरकरार रखनी है हमको। भले अब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, याद करो विद्यार्थी के 5 लक्षण, काक चेष्टा, कौवे की तरह आपको प्रयत्नशील रहना है। एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 5 बार नहीं बना, 10 बार नहीं बना, कैसे नहीं बनेगा? अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, एक दिन 2 दिन नहीं, थ्रू आउट 6 मंथ। और सिलेक्शन आपका कैसे नहीं होता मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये दिस क्वालिटीज आर वेरी मस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होने चाहिए वो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, है ना, कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, एनवायरनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए पढ़ते समय। तो अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी एक तरीके से, आप उसको बॉडी ना समझे, उस तरीके से क्या समझिए, एनर्जी है। तो हमको किस तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव एनर्जी को। लेकिन जब आप बेटा पढ़ने बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिटरमाइन करती है वो आपका एनवायरमेंट डिटरमाइन करती है कि किस टाइप का आपका एनवायरमेंट होना चाहिए। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ विराट कोहली का, वो एक क्रिकेटर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो सोचे कि मैं साल भर प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सीधे वर्ल्ड कप में डायरेक्ट उतरूंगा, तो क्या लगता है वो सेंचुरी मार पाएगा? कि पहली बॉल पे आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, पहली बॉल पे आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उसको क्या करना चाहिए था, साल भर प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताओ कि प्रैक्टिस तो कर लेगा वो, लेकिन वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हो रहा है वो प्रैक्टिस किससे करेगा? बैट बॉल से करेगा कि गिल्ली डंडे से करेगा? बैट बॉल से करेगा। जिस जो परीक्षा है,
जो कंपटीशन है, जो खेल है, उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है आपको प्रैक्टिस भी उसी कंडीशन में करनी होगी। विराट कोहली ये नहीं कह सकता एक काम कर दूंगा साल भर तो मैं गिल्ली डंडे से खेलूंगा और जब फाइनल जब वर्ल्ड कप का होगा वहां पे मैं बैट बॉल से खेलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलर तरीके से आप सोचो कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। आप ये बताओ जब एनवायरनमेंट देने जाओगे वहाँ एसी लगा होगा, वहाँ कूलर होगा, पंखा मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वरना सेंटर्स में तो कभी कभी ऐसा होता है लाइट चली जाती है तो पंखा भी नहीं। क्या आपको वहाँ रजाई, ठंड का टाइम तो क्या आपको वहाँ पे रजाई मिलेगी, गद्दे मिलेंगे, तकिए मिलेंगे? नहीं ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन बिस्तर पे बैठ के गद्दे पे रजाई तकिए लगा के क्यों करते हैं? आपको सेम वही एनवायरनमेंट सिमुलेट करना पड़ेगा। सिमुलेट से मेरा मतलब है बनाना पड़ेगा जो आपको वहाँ हो। वहाँ अगर आपको कूलर नहीं मिलेगा तो आपको भी कूलर में नहीं पड़ना, वहाँ अगर एसी नहीं है तो आपको भी एसी में नहीं पड़ना। आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट करना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे पंखा भी ना रहे, वहाँ पे बिल्कुल चिल्ड विंटर रहे, कड़कड़ाती ठंड रहे, तो भी आपका फोकस भटकने ना पाए। और ये तब होगा, ये एक दो दिन में नहीं होगा बेटा, ये 6 महीने जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना एनवायरमेंट कंडीशन, तब जाके होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, एसी भी है, कूलर भी है, रजाई तक की गद्दे सब। अच्छा एक बार बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं? ईमानदारी से बताओ, हाथ हाथ ऊंचे करो। हाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ, हाथ ऊंचे करो, दिख रहा है मुझे। 40-50% बच्चे हैं। तो प्लीज़ बच्चों बुरा मत मानना, लेकिन जितने बच्चे बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। बिस्तर पे बैठ के बेटा केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा बेस्ट तरीका है स्टडी टेबल में पढ़ो। स्टडी टेबल नहीं है तो चारपाई होगी, चटाई बिछाओ, जमीन पे बैठ के पढ़ो। बेस्ट, बिस्तर पे बैठ के कभी भी पढ़ो। ना आपको तकिए की आदत होनी चाहिए, ना रजाई की, ना बिस्तर की, ना गद्दे की, ना एसी की, ना पंखे की, ना कूलर की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गर्मी में बैठ के पढ़ो, बिल्कुल वैसे बिल्कुल छत में जाके ऊपर जैसे साधु लोग तपस्या करते हैं ना बिल्कुल ठंड में करके, वैसे वैसे नहीं कह रहे हैं। बट आपको सारी सुख सुविधाएं छोड़ के पढ़ाई करें। मतलब आप ये समझ लो कि आपका जैसा एग्जाम होगा, आपको पता है कि आपका एग्जाम सेंटर कैसा दिखता होगा, किस तरीके का होगा। वहाँ पे आपको रजाई गद्दे मिलेंगे, बिस्तर मिलेगा, कि बेंच मिलेगी। अब सोचो आपको उसी एनवायरमेंट में पढ़ना है। ठीक है। तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखो, जब भी आप पढ़ो, जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, जब भी आप अपने प्रैक्टिस करो, बी वेरी श्योर बिस्तर पे बैठ के नहीं करना। और जो जो बच्चे देखो अफरा तफरी वाली घूम के तो बच्चे जो है उनके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे लक्ष्य कैटेगरी के हैं, जो लक्ष्य हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर चाहते हो अपनी लाइफ को एक इस पर्टिकुलर लेवल पे देखने के लिए तो आपको मेहनत भी बेटा उस पर्टिकुलर लेवल पे जाके करनी होगी, तभी जाके रेजोनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, एनर्जी मैच करेगी। आपने गोल तो सेट कर लिया इतना, एफर्ट्स इतने, ये एनर्जी क्या कभी कवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप किस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो ये हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा एनवायरनमेंट ये एनवायरनमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया आपका? फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा आता है आपका मेंटल एनवायरनमेंट। देखो ये तो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, चटाई बिठा के स्टडी टेबल लगा के आप पढ़ रहे हो, माइंड में उथल पुथल हो रखी है, 10 चीज़, 10 की टेंशन, अरे यार वो मेरा फ्रेंड था उसकी शादी है वहाँ जाना है यार, अभी पढ़, या उसका कॉल यार 4 दिन हो गया यार, मेरा उस फ्रेंड का मेरी उस फ्रेंड का कॉल नहीं आया, दिमाग वहीं घूम रहा है। मतलब आपका फिजिकल एनवायरनमेंट तो ठीक है, मेंटल एनवायरनमेंट ही गलत है। तो वो जो मैंने बताया ना बगुले की तरह, काक चेष्टा बकु ध्यान, बगुले की तरह, तो आपका जब पढ़ते वक्त ध्यान पूरा उसी में होना चाहिए। देखो अब आप यहाँ पे मुझसे बोल सकते हो कि सर इंटरेस्टिंग चीज़ों में तो ध्यान लग जाता है, केमिस्ट्री जैसी बोरिंग चीज़ों में कैसे ध्यान लगेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा, बिलीव में, ट्रस्ट में। 6 महीने में केमिस्ट्री को मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दूंगा कि आपको केमिस्ट्री तो बोरिंग लगेगी अगर आपके अंदर चेष्टा है तो, ठीक है, कौवे की तरह वो बोरिंग तो लगेगी नहीं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना फिजिकल एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, दूसरा मेंटल एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है। अच्छा तीसरा, अच्छा फिजिकल में भी क्या है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा उन बच्चों के लिए मैं बहुत अलग से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे हॉस्टलाइट हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो सिंगल सीटर मिलना मुश्किल होता है ना, कभी या तो 2 लोगों के साथ हम रूम शेयर करते हैं या 3 लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अगर आप ऐसे लोग बच्चों के साथ रूम शेयर कर रहे हो जो नेगेटिव एनर्जी के हैं, तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो। आप ब्रिलियंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप सब कर रहे हो, लेकिन आप रहे उस इंसान के साथ रहे हो जो नेगेटिव, वो 24 घंटे नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। दूर रहिए ऐसे बच्चों से, या तो अपना रूम चेंज कर लीजिए या तो हॉस्टल ही चेंज कर लीजिए। और इसमें कोई बुरा मानने जैसा बात नहीं है। इवन आपको कोई फ्रेंड भी हो, खास फ्रेंड भी हो, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड भी हो,
लेकिन अगर वो आपको आपके लक्ष्य के प्रति कोई नेगेटिव बात करता है, छोड़ दीजिए उस फ्रेंडशिप को, आप फ्रेंडशिप तोड़ दीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो नहीं पाना चाहते तो एक अलग बात है। क्योंकि आप मतलब कहने का मतलब आप ऐसे उन सारी चीज़ों से कट हो जाइए जो आपके लाइफ में या जो आपके गोल के प्रति नेगेटिव बातें करते हैं। क्या हो मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब हमारी क्लास में जब होता था ना तो स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप में बना के जब डिस्कस करते थे तो 4 बच्चे में से मैंने देखा एक बच्चा ऐसा होता था, वो घूमकेतु टाइप का, कभी आएगा नहीं, रेगुलर आएगा नहीं, लेकिन क्या अरे जो बहन थोड़े से नोट्स दे देना, भाई थोड़े से नोट्स दे देना, या करके वो कॉपी करेगा। और फिर क्या होगा, पढ़ाई होगी नहीं उसकी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, वो और नेगेटिविटी फैलाएगा, अरे यार बहुत टफ है यार सिलेबस, यार कितना टफ है यार, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो आपको भी कहीं अगर किसी पॉइंट पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी ना, तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे उस चीज़ की, बोलोगे हाँ यार सही में समझ में नहीं आ रहा यार, सर ही घटिया पढ़ा रहे हैं। फिर सारा ब्लेम अपने माँ बाप को, अपने सर को, अपने को मतलब इन शॉर्ट अपने को छोड़ के आप सबको दे दोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, चाहे वो आपके हॉस्टल में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेगेटिविटी फैलाए, नेगेटिव बातें करें, यू शुड हैव टू स्टे अवे फ्रॉम। तभी आपका फोकस जो है वो आपका बिल्कुल बरकरार रह पाएगा। ठीक है, तो with all this we end our chapter. See you in the next class. Thank you.